हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास लेकर आए हैं रिलेशंस का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास आपका जो है वो है आपका रिलेशन। क्लास 12th के लिए हम ये टॉपिक लेकर आए हैं विद्यार्थी, रिलेशन का। ठीक है। अब रिलेशन के अंदर पढ़ना क्या है, ये रिलेशन है क्या, पढ़ना क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये जो टॉपिक है रिलेशन, क्लास 11th में भी बेसिक पढ़ना है और 12th में भी पहला एक्सरसाइज है। तो रिलेशन के अंदर इसका कंसेप्ट क्या है, इसका थ्योरी क्या है, इन सब चीज़ों का चर्चा करेंगे। और थ्योरी पढ़ाने के बाद हम लोग फिर आएंगे चैप्टर पे, एक्सरसाइज पे। तो रिलेशन शुरू कहाँ से होता है, ये बातें करते हैं। तो देखिए, रिलेशन समझने से पहले आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, रिलेशन के अंदर बहुत सारा टॉपिक्स हम लाए हुए हैं। लास्ट में जाके यहाँ पे दिख रहा होगा रिलेशन। ओके, तो उससे पहले पढ़ना क्या है, तो देखिए रिलेशन समझने से पहले सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है सेट, समुच्चय जिसको कहते हैं, समुच्चय। दूसरा टॉपिक पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। जब समुच्चय पढ़ जाएंगे तो समुच्चय को दर्शाएंगे कैसे, उसको सिंबल्स कैसे, समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण। जब समुच्चय को लिखना सीख जाएंगे तो फिर उसका टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार। फिर समुच्चय के प्रकार पढ़ेंगे। फिर आपको पढ़ना ऑपरेशंस ऑन सेट्स, समुच्चयों पर संक्रियाएं, समुच्चयों पर संक्रियाएं। अब ये जो संक्रियाएं हैं, ऑपरेशंस हैं, ये क्या है, तो ये ऑपरेशंस बेसिक तौर पे यूनियन का पढ़ना होता है, इंटरसेक्शन का पढ़ना होता है, डिफरेंस का पढ़ना होता है, कॉम्प्लीमेंट का पढ़ना होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। तो यहाँ पे ऑपरेशंस ऑन सेट्स में यूनियन और इंटरसेक्शन करेंगे। फिर अगला देखिए, डिफरेंस ऑफ सेट्स हम यहाँ लगाए हुए हैं, समुच्चयों का अंतर, घटाव पढ़ना है, समुच्चयों का अंतर। फिर एक टर्म आता है यूनिवर्सल सेट, समष्टीय समुच्चय, समष्टीय समुच्चय। और जब समष्टीय समुच्चय पढ़ लेते हैं तब आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट, पूरक समुच्चय या समुच्चय का पूरक। ये भी एक तरह से अंतर ही होता है जो हम करते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ। इतनी सारी चीजों को पढ़ेंगे। तब फिर पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ठीक, उसके बाद ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ते हैं, तो इसमें एक टर्म आता है सबसेट, उपसमुच्चय। तो सबसेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं तब आता है रिलेशन, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट जो होता है ना, वो बनता है रिलेशन। तो आइडिया मिल गया होगा, रिलेशन मतलब होता है संबंध। तो आइडिया मिल गया होगा कि रिलेशन तभी हमें समझ में आएगा जब हम लोग पहले सेट का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कंटेंट्स के हिसाब से सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है सेट। तो सेट क्या है, समुच्चय क्या है, देखिए लाए हुए हैं। सेट, समुच्चय कहता है सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को सेट कहते हैं। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या वेल डिफाइंड थिंग्स, थिंग्स कहो या ऑब्जेक्ट्स कहो, वस्तु होता है। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं।
अब सर सुपरिभाषित क्या है? एग्जाम्पल पढ़ना है। कह रहा है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। मतलब सुपरिभाषित शब्द ये होता है विद्यार्थी कि जो बातें आप बोल रहे हैं ना उससे कोई फिक्स चीज का उच्चारण हो जाए। ऐसा हम बोले जिससे किसी के बारे में पता ही ना चल पाए तो बड़ा मुश्किल है। अब सर ये शब्द कैसे समझ में आएगा? जैसे सिंपल सा बात है, बहुत सारे बच्चे एक क्लासरूम में बैठे हैं, उसमें से कहा जाए कि इन जितने भी बच्चे हैं ना उनमें से सुंदर बच्चों का समूह। अब सुंदर, ब्यूटीफुल, हैंडसम वगैरह वगैरह, तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। हो सकता है एक नज़र में जो काफी काले होंगे वो सुंदर दिख जाए या कुछ और भी। तो वो सुंदरता जो है ना वेल डिफाइंड टर्म नहीं है। एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठ जाए, उसमें से कह दे बहुत अमीर बच्चों का समूह, तो चूंकि अमीरी गरीबी का कोई पैमाना नहीं होता है कि कितना रुपया आ जाए तो वो अमीर की कैटेगरी में आएंगे और कितना कम आएगा तो गरीब की कैटेगरी में, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। और समझिए, जैसे आपका जो मैथ का बुक है ना, उस बुक्स के अंदर हम बोल दें कि जो हार्ड प्रॉब्लम्स है, आसान नहीं, हार्ड प्रॉब्लम्स है उनका सेट, या आसान प्रॉब्लम्स है उसका सेट। तो ये जो शब्द आसान या हार्ड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। सर कैसे? हमें तो पता होता है कि कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, पता नहीं होता है। आज जो आप क्वेश्चन बना रहे हैं, जो बन गया, अच्छे से समझ में आ गया, वो आसान हो गया, और वही क्वेश्चन कोई दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे स्टूडेंट, विद्यार्थी के लिए समझ में नहीं आया, हार्ड हो गया। या आज जो आप क्वेश्चन बनाए, हो सकता है उसका फॉर्मूला आपको याद होगा तो इजी है, कल वही क्वेश्चन बना रहे हैं और इत्तेफाक से वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो वो नहीं बना तो हार्ड हो गया। तो ये जो आसान, हार्ड, सुंदरता, गरीबी, अमीरी, कंजूस, ये सब शब्द जो है ना वेल डिफाइंड नहीं है, इससे किसी चीज का सही उच्चारण नहीं कर पाते। तो वैसा नहीं होना चाहिए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होना चाहिए, सुपरिभाषित। जैसे हमने एक उदाहरण दिया है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृत संख्या वेल डिफाइंड है, नेचुरल नंबर हमको पता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब प्राकृत संख्याएं हैं। तो ये तो सही उच्चारण हो रहा है, तो ये अपने आप में एक सेट है। फिर बोले हैं वॉवेल्स का समुच्चय, वॉवेल्स का कलेक्शन। तो वॉवेल्स भी वेल डिफाइंड है, क्योंकि हमें पता है वॉवेल्स कौन कौन होते हैं। वॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये वेल डिफाइंड है। कॉन्सोनेंट्स का सेट, कॉन्सोनेंट्स भी पता है, इंग्लिश लेटर टोटल 26 है, जिसमें ये 5 वॉवेल है, तो इसको छोड़ के बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स हो गए। पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक, इंटीजर, 0 +-1 +-2 +-3 वगैरह वगैरह पता है। तो ये सारा जो वेल डिफाइंड हो, जिससे सही उच्चारण, एलिमेंट्स का उच्चारण हो जाए, वो सेट होगा, उसका कलेक्शन सेट होगा। सेट के अंदर ये जो है ना, ये इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। सिंबल देखिए, मंझोली ब्रैकेट जो है ना, सेमी ब्रैकेट, वो मेनली सेट का सिंबल होता है। तो कहीं भी मंझोली ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ना, तो समझ जाइए वो सेट है, और वो जो लिखा हुआ है वो उस सेट का एलिमेंट होता है। तो सेट समझ में आ गया होगा। अब सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स को कॉमा 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 देके सारे को लिख दीजिए। उस मेथड को कहा जाता है तालिका विधि या सारणी विधि, रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। और एक मेथड ऐसा होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स को न लिख करके उन सारे एलिमेंट्स का एक कॉमन गुण लिखा जाता है, ऐसा प्रॉपर्टी जो वो सारे एलिमेंट्स फॉलो कर रहे हो, उसे कहा जाता है गुण प्रकटीकरण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप समझ गए होंगे सेट को दर्शाने के कितने तरीके? दो तरीके। तो देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय को दर्शाने का तरीका, कितना तरीका। तो समुच्चय को दो प्रकार से दर्शाया जाता है, निरूपित किया जाता है। पहला सारणी विधि या तालिका विधि, रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। समुच्चय निर्माण विधि या गुण प्रकटीकरण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो तरीका है, समझिएगा। जैसे आपके क्लासरूम में, मान लो आप 12th क्लास के बच्चे हो, आपके क्लासरूम में 15 बच्चे हैं, सबका नाम है फलाना फलाना, ये। अब बोला जाए कि सारे बच्चों का नाम ले ले करके फलाना खड़ा हो जाओ, आप खड़ा हो जाओ, आप खड़ा हो जाओ, आप खड़ा हो जाओ, आप खड़ा हो जाओ, सारे बच्चों को। तो ये हर एक बच्चे को हम टच किए, सारणी विधि या तालिका विधि हुआ। एक कहा जाए ऐसा कि इस क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं वो सारे खड़े हो जाओ, तो हमने स्पेशली किसी को नहीं बोला लेकिन सबको बोल दिया। तो ये हो गया समुच्चय निर्माण विधि या गुण प्रकटीकरण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सारणी विधि में क्या होगा, तो हर एलिमेंट को हम लिखेंगे, और इस विधि में क्या होगा, सारे एलिमेंट का एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखेंगे। देखते हैं आगे इन चीजों के बारे में। तो हम लोग समझ गए कि सेट को दर्शाने के कितने तरीके विद्यार्थी, दो तरीके। कौन कौन, एक सारणी विधि या तालिका विधि, टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, और एक होता है गुण प्रकटीकरण विधि या सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। देखते हैं। तो पहला सारणी विधि या तालिका विधि, टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। तो हमने अभी बोला था, वही बात यहाँ लिखे हुए हैं। इस विधि में समुच्चय के प्रत्येक एलिमेंट को, हर एलिमेंट को, सारे अवयवों को मंझोली कोष्टक के अंदर कॉमा देकर लिखा जाता है। साफ सुथरा लिखा हुआ है, मंझोली कोष्टक के अंदर कॉमा देकर लिखा जाता है। जैसे समझते हैं, मान लीजिए एक सेट ए है विद्यार्थी, और यहां हम लिख दें सेट ऑफ वॉवेल्स, मतलब वॉवेल्स का समुच्चय, वॉवेल्स का समुच्चय, सेट ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल्स का समुच्चय। तो यहाँ पर हम ये देखो कि भैया वॉवेल्स में किन किन चीजों का उच्चारण हो रहा है। तो आप पाओगे वॉवेल्स का मतलब होता है ए, वॉवेल्स का मतलब होता है ई, वॉवेल्स का मतलब होता है आई, वॉवेल्स का मतलब होता है ओ, वॉवेल्स का मतलब होता है यू। तो हमने क्या बोला, इस विधि में समुच्चय के प्रत्येक एलिमेंट को, तो समुच्चय में यहाँ पे टोटल 5 एलिमेंट का उच्चारण हुआ वॉवेल्स के हिसाब से, मंझोली कोष्टक के अंदर कॉमा देकर लिखा जाता है। तो मंझोली ब्रैकेट तो हम दे चुके, अब रह गया कॉमा देना, ए ई आई ओ यू। तो ये हो गया सारणी विधि या तालिका विधि, ये वाला, ये हो गया सारणी विधि या तालिका विधि, क्योंकि इसमें सेट के जितने एलिमेंट्स हैं सारे को हम कॉमा दे के लिखे हैं। जैसे समझिएगा, b बराबर हम बोले 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पे देख लीजिए, 10 से छोटी जो भी प्राकृत संख्या, सारे एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो आप पाओगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। 10 नहीं, क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया है 10 से छोटी, और प्राकृत है इसलिए 1 से शुरू किया। तो देखिए यहाँ पे ये जो मंझोली ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा, तो क्या लिखा, इस सेट के हिसाब से जो एलिमेंट्स का उच्चारण हो रहा है, क्या उसके एक दो एलिमेंट्स लिखे कि सारे एलिमेंट्स। तो आप पाओगे सारे एलिमेंट्स को लिखा गया है, और वो भी कॉमा 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 देकर। तो ये हो गया सारणी विधि या तालिका विधि। ओके, अब दूसरा आते हैं सेट बिल्डर फॉर नेक्स्ट, समुच्चय निर्माण विधि या गुण प्रकटीकरण विधि। इसमें क्या है ना,
गुण को प्रकट करना, एलिमेंट को प्रकट नहीं करना है, एलिमेंट्स को नहीं दर्शाना, उस एलिमेंट्स के गुण को। तो ऐसा प्रॉपर्टी दर्शाना है जो उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो सारे एलिमेंट्स उस सेट का धारण करता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल यहां है, कहता इस विधि में समुच्चय के, अभी हमने बोला सारणी विधि में सारे एलिमेंट को लिखते हैं कॉमा कॉमा देकर, लेकिन इसमें सारे एलिमेंट को नहीं, बल्कि सारे एलिमेंट के एक कॉमन प्रॉपर्टी को। देखिए इस विधि में, मतलब समुच्चय निर्माण विधि या गुण प्रकटीकरण विधि में, समुच्चय के प्रत्येक अवयव को नहीं लिखकर हर एक एलिमेंट, जैसे सारणी विधि तालिका विधि में हर एलिमेंट को लिखे, इस विधि में प्रत्येक अवयव को नहीं लिखकर बल्कि सभी अवयवों का एक कॉमन गुण मंझोली कोष्टक के अंदर लिखते हैं। लेकिन वो लिखते किसकी मदद से हैं? तो एक वेरिएबल जैसे कि एक्स या वाई या जेड इत्यादि से दर्शाते, जैसे समझिएगा। अब समझते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल कि एक सेट ए बराबर हम सारणी विधि में लिख दें ए ई आई ओ यू। तो यहां देखिए जितने एलिमेंट्स है ना, सब एलिमेंट्स कॉमा कॉमा दिख रहा है, ये सारणी विधि है। अब इसी को इस मेथड में लिख रहे हैं तो कहता क्या है ना कि आप यहाँ पे न ए लिखिए, न ई लिखिए, न आई लिखिए, न ओ लिखिए, न यू लिखिए, बल्कि इन सबों के बदले एक वेरिएबल यूज करिए, जैसे या वाई या जेड। तो हम मान लेते हैं यहां हम लिख दिए इन सबों के बदले एक्स। तो यहां बताना पड़ेगा कि आपने एक्स किसके बदले लिखा। तो सच दैट, जहां की एक्स स्वर है, एक्स क्या है? स्वर है। एक्स इज अ वॉवेल, एक्स क्या है? एक वॉवेल है। ओके, तो हमने एक्स के बारे में लिखा कि एक्स क्या है? वॉवेल है। तो सोचो एक्स जब वॉवेल है तो एक्स कौन कौन चीज हो सकता है? तो एक्स हो सकता है ए, एक्स हो सकता है बी, एक्स हो सॉरी ई, एक्स हो सकता है आई, एक्स हो सकता है ओ, एक्स हो सकता है यू। तो ये जो हमने लिखा इसमें देखिए कोई एलिमेंट को स्पेशल नहीं लिखा, लेकिन ऐसा लिखा कि ये सारे एलिमेंट का उच्चारण हो गया ए ई आई ओ यू। जैसे दूसरा हम लिख दें ए इक्वल टू दो, सिर्फ दो। तो सोच के देखिए ये क्या है? ऐसा एक प्रॉपर्टी लिखना होगा इसके बदले जो इसे उच्चारित करता हो, माने सूचित करता होगा। तो हम इसके बदले x लिख दिए, जहां x को लिखना पड़ेगा कि x जो है ना सम संख्या है और अभाज्य संख्या है। सिर्फ सम संख्या लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या 2 भी होता है, 4 भी होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, सारा होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ 2 हमने लिखा तो ये हो जाएगा सम अभाज्य संख्या है। ओके, सम भी है, अभाज्य भी है। x इज इवन प्राइम नंबर, इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो ये जो हमने प्रॉपर्टी लिखा ये हो गया सेट विल्डरफॉर्म। ओके, तो इसी टाइप से चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे। तो सेट जान गए, सेट को दर्शाने का तरीका जान गए। नेक्स्ट पॉइंट, सेट को दर्शा लिए। तो अब हम लोग आते हैं, आपका जो शुरुआत था देख लीजिए, शुरुआत में क्या था? सेट के बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ये पढ़ गए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो यहां से शुरू होता है टाइप्स ऑफ सेट्स विद्यार्थी। ये होता है टाइप्स ऑफ सेट्स। तो हमने अभी अभी बताया था कि सेट के लिए सबसे पहली सिंबल की बात करें तो वो है मंझोली ब्रैकेट। कहीं भी मंझोली ब्रैकेट लिख दिए तो समझिए आपने सेट लिख दिया, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिख दिए, कुछ लिख दिए, तो वो हो गया उस सेट का एलिमेंट। तो सेट के एलिमेंट के हिसाब से
सेट के बहुत सारे टाइप हैं, जिसमें सबसे पहला है इम्पटी सेट या उसी को कहते हैं नल सेट, रिक्त समुच्चय। नाम से पता चल रहा है रिक्त है, रिक्त है मतलब उसमें कोई अवयव नहीं। तो देखिए लिखा हुआ होगा वैसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं हो उसे कहते हैं रिक्त समुच्चय। ठीक, जिसमें कोई भी एलिमेंट का उच्चारण नहीं हो उसे कहेंगे रिक्त समुच्चय। जैसे बहुत सिंपल सिंपल हम उदाहरण दिए हैं। एग्जाम्पल, दो से विभाज्य होने वाली, देखिए ध्यान दीजिएगा बड़ा अच्छा सा शब्द है, दो से विभाज्य होने वाली विषम संख्या। दिमाग में कुछ बैठ रहा होगा, अरे भैया विषम संख्या है, विषम संख्या कभी दो से नहीं कटेगा। और यहां हमने लिख दिया ऐसा विषम संख्या हो जो दो से विभाज्य हो। खुद सोचो ना, विषम संख्या है तो दो से थोड़े कटेगा। तो हमने लिख दिया ऐसा विषम संख्या जो दो से विभाज्य हो, तो ऐसा में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये हो गया इम्पटी सेट। फिर दो से विभाज्य नहीं होने वाली सम संख्याओं का समुच्चय, मतलब ऐसी सम संख्या चुनिए जो दो से ना कटे। ऐसा हो ही नहीं सकता है, सम संख्या है तो दो से कटेगा। ओके, तो ये भी इम्पटी, इसमें भी कोई भी एलिमेंट का उच्चारण नहीं होगा, तो मंझोली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। इसमें भी कोई भी एलिमेंट का उच्चारण नहीं होगा, तो मंझोली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, माने मंझोली ब्रैकेट के अंदर खाली रहेगा। मंझोली ब्रैकेट दर्शाता है सेट को, और अंदर चूंकि खाली है तो ये हो गया इम्पटी सेट, रिक्त समुच्चय। तो दो ऐसा विषम संख्या ढूंढे जो दो से कट जाए, तो ऐसा कोई नहीं, इम्पटी। ऐसा सम संख्या ढूंढे जो दो से ना कटे, दो से विभाज्य ना हो, ऐसा भी कोई नहीं। और देखिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो वास्तविक संख्या तो बहुत सारा है, तो ये थोड़े इम्पटी होगा, लेकिन आगे पढ़िएगा तब पता चलेगा। जिनका वर्ग ऋणात्मक हो, समझिए दुनिया का कोई भी ऐसा संख्या नहीं है वास्तविक जिसका स्क्वायर करने पे माइनस आए। माइनसों का स्क्वायर करोगे तो प्लस, अरे यहाँ चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, उसका स्क्वायर करोगे ना विद्यार्थी तो हमेशा प्लस आएगा। लेकिन हमने लिख दिया जिनका वर्ग ऋणात्मक हो, तो ये भी खाली इम्पटी। तो इस टाइप से आप बातों को समझ गए होंगे। ठीक, अब उसका कुछ सिंबल, इम्पटी के लिए कुछ सिंबल होता है। इम्पटी सेट का सिंबल दो गो होता है, ऐसे गोल दे करके ऐसे खड़ा कर दो, जिसे कहते हैं फाई, सिर्फ फाई। मंझोली ब्रैकेट में फाई मत दीजिएगा, सिर्फ ऐसे ही फाई दीजिएगा, तो ये इम्पटी सेट को दर्शाएगा। या मंझोली ब्रैकेट देते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ मत लिखिएगा, एकदम खाली छोड़ दीजिएगा, तो वो हो जाएगा इम्पटी। कहने का मतलब इम्पटी सेट को दर्शाने के कितने तरीके, दो सिंबल, एक फाई, सिर्फ फाई, और एक मंझोली ब्रैकेट खाली। ओके, तो पहला टाइप हो गया इम्पटी सेट, इसलिए हुआ इम्पटी क्योंकि इसमें कोई अवयव नहीं है। तो जब कोई अवयव नहीं है तो खाली, तो जब कोई अवयव रहेगा तो खाली नहीं होगा। तो कितने, तो एक अवयव, दो अवयव, तीन अवयव, उसमें खाली नहीं रहेगा। तो कहो सर एक अवयव वाला, तो भैया सिंगल एलिमेंट है तो सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। दो अवयव वाला, तो दो अवयव वाला जोड़ा है तो जोड़ा समुच्चय, पेयर सेट। फिर दो से ज्यादा में दो कैटेगरी बढ़ जाता, तीन चार पांच छह, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो फाइनाइट, और अनलिमिटेड तो इनफाइनाइट। तो पक्का है इम्पटी सेट समझ में आया होगा। ये सिंबल है फाई और ये सिंबल है मंझोली ब्रैकेट। तो इम्पटी का मतलब हुआ कोई एलिमेंट नहीं। तो जब कोई एलिमेंट नहीं तो अब उससे आगे बढ़ते हैं, तो एक एलिमेंट वाला। तो दूसरा आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब वैसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, उसे एकल, अकाल लिखा गया गलती से, एकल, उसे क्या कहते हैं, एकल समुच्चय। एकल, एकल समुच्चय कहते हैं जिसमें एक एलिमेंट हो। जैसे एक उदाहरण एक हमने दे दिया है,
सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। देखिए सम संख्या भी हो और अभाज्य हो तो इसमें बस एगो दू का उच्चारण होता है, तो ये हो गया सिंगलटन। और भी सिर्फ मंझोली ब्रैकेट के अंदर कहीं भी एक एलिमेंट लिख दो, सिंगलटन 0 लिख दो, सिर्फ 5 लिख दो, सिर्फ ए लिख दो, बहुत सारी चीजें हैं। बस मंझोली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट लिख दो, वो सिंगलटन हो जाएगा। ओके, मंझोली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखो, वो इम्पटी हो जाएगा। तो सिंगल अवयव तो सिंगलटन सेट, डबल अवयव तो पेयर सेट। देखिए आ गया पेयर सेट। युग्म समुच्चय, युग्म माने जोड़ा, डबल, वैसा समुच्चय जिसमें दो अवयव हो उसे युग्म समुच्चय कहते हैं। जैसे मंझोली ब्रैकेट के अंदर 2,3 डाल दो, मंझोली ब्रैकेट के अंदर 1,b डाल दो, मंझोली ब्रैकेट के अंदर एगो 0,5 डाल दो, कुछ भी माइनस में भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, ETC पेयर हो गया। अब दो से ज्यादा में कैटेगरी दो गो बटता है। अब दो से ज्यादा में 3, 4, 5, 6, 7 है। यदि लिमिटेड है, फाइनाइट है, तो वो फाइनाइट सेट, और अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है, तो इनफाइनाइट सेट। तो चौथा आता है फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। नाम से पता चल रहा है परिमित, निश्चित, वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे कहते हैं परिमित समुच्चय। जैसे 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 10 से छोटा प्राकृत संख्या तो हमको तो पता है लिमिटेड है, 1 से लेके 9 तक, परिमित। वॉवेल्स का समुच्चय, वॉवेल्स भी पता है लिमिटेड है, A, E, I, O, U, परिमित, फाइनाइट। कॉन्सोनेंट्स का समुच्चय, कॉन्सोनेंट्स भी परिमित है, 21 है। हमारे क्लासरूम में जितने बच्चे हैं उनका सेट, वो भी पता है कि हमारे क्लासरूम में 20 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, तो वो सब फाइनाइट सेट। अब इसी में कह दें इनफाइनाइट, जैसे सिर्फ कह दें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होके अनंत तक जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक भी इनफाइनाइट है। सम संख्याओं का समुच्चय 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 40 इनफाइनाइट है। तो अगला आ रहा है इनफाइनाइट सेट। देखिए इनफाइनाइट सेट अपरिमित समुच्चय, कहता वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, अनंत तक जा रहा हो, तो वो कहलाएगा इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, अभी हमने समझा रहा था, प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, पूर्णांकों का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वगैरह वगैरह, इनफाइनाइट हो गया। छठा सेट ऑफ सेट्स, इसको अच्छे से समझिएगा। सेट ऑफ सेट्स, ठीक, समुच्चयों का समुच्चय, नाम से पता चल रहा है डबल सेट है, समुच्चयों का समुच्चय। तो कहता वैसा सेट जिसका हर अवयव भी अपने आप में एक समुच्चय हो, वैसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव भी एक समुच्चय हो, उसे समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। जैसे बहुत सिंपल सा बात करते हैं, जैसे A बराबर देखना, हम लिख दिए यहाँ पर 5, फिर और भी मंझोली ब्रैकेट के अंदर 1, मंझोली ब्रैकेट के अंदर 2,3, मंझोली ब्रैकेट के अंदर 4, 5, 6, 7, 8, फिर मंझोली ब्रैकेट। ये अपने आप में सेट ऑफ सेट्स है। वो कैसे? देखिए यहाँ पे ये जो मंझोली ब्रैकेट है वो सेट ए को दर्शा रहा है। अब ये जो सेट ए है वो सेट ऑफ सेट्स है। क्यों? क्योंकि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, पहली बात कितना एलिमेंट है, तो इस सेट के अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स है। एगो ये वाला, एगो ये वाला, एगो ये, और एक ये। तो ये चारों एलिमेंट अपने आप में भी एक सेट है। वो कैसे? ये देखिए जो 5 हमने लिखा, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है 5 कौन सा सेट है? इम्पटी सेट, रिक्त समुच्चय। ये
इसमें एक अवयव है तो एकल समुच्चय सिंगलटन सेट, इसमें दो अवयव है, 2 और 3, तो जोड़ा पेयर सेट, इसमें 2 से ज्यादा है लेकिन लिमिटेड है, तो ये है आपका फाइनाइट सेट। इसी में इनफाइनाइट भी जा सकते हैं। तो ये अपने आप में सेट ऑफ सेट्स है, ये पूरा, क्योंकि इस सेट का जितना भी एलिमेंट है, चारों एलिमेंट, वो भी अपने आप में एक सेट है। तो सेट ऑफ सेट समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब आते हैं सबसेट पर, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसी का कहानी चलेगा आपको रिलेशन वाले टॉपिक में। सबसेट क्या होता है समझते हैं। उदाहरण समझिएगा, जैसे मान लीजिए 2 सेट है, एक सेट एक ए बराबर 1 2 3, एक सेट बी बराबर 1 2 3 4 5। अब आप देख के सोचिए क्या लग रहा है, तो कहो सर सिंपल सा बात है, ए का टोटल एलिमेंट बी में दिखाई दे रहा है। हम पूछें क्या बी का भी टोटल एलिमेंट ए में दिखाई दे रहा है, तो कहोगे सर नहीं, बी का टोटल एलिमेंट ए में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ए का टोटल एलिमेंट बी में दिखाई दे रहा है। ए का टोटल एलिमेंट बी में दिखाई दे रहा है, तो यहां पे कहलाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी, माने ए है उप समुच्चय किसका, बी का। बी का उप समुच्चय ए है, और इसे दर्शाएंगे सिंबल में ए और ऐसे सबसेट बी। क्लियर? तो उम्मीद करते कुछ समझ में आया होगा कि ए का जब टोटल एलिमेंट बी में रहे, और बाकी बी में कुछ एक्स्ट्रा रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, बस इतना ध्यान दो, ए का टोटल एलिमेंट बी में है तो ए सबसेट बी। अब कहो सर बी का टोटल एलिमेंट ए में रहेगा तो बी सबसेट ए हो जाएगा। बात पकड़िए, मान लीजिए ए बराबर है ए बी सी डी ऐसे कर करके जेड तक, मतलब इसमें टोटल जो है ना 26 अल्फाबेट्स हैं, 2600 हम डाल दिए, और बी बराबर हम लिख दे रहे हैं ए ई आई ओ यू। अब आप देख के बताओ, ए में टोटल हम 26 लेटर लिखे हैं ए से जेड तक, और बी में सिर्फ वॉवेल्स लिखे हैं ए ई आई ओ यू। क्या लग रहा है, ए का टोटल एलिमेंट बी में कि बी का टोटल एलिमेंट ए में? सिंपल सा बात है, बी का टोटल एलिमेंट ए में है, तो यहां हम कहेंगे बी सबसेट ए। क्या कहेंगे? बी सबसेट ए। कहने का मतलब इसका डिफिनीशन क्या होगा कि यदि ए और बी दो समुच्चय ऐसे हों कि ए का टोटल एलिमेंट बी में हो, तो ए को कहेंगे सबसेट बी का। यदि बी का टोटल एलिमेंट ए में हो तो बी को कहेंगे सबसेट ए का। ठीक, अभी और भी इससे हम बातें निकाल के लाएंगे, तो चलिए देखते हैं। पहले इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो,
ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए को बी का सबसेट उपसमुच्चय कहते हैं और इसे ए सबसेट बी से सूचित करते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए ए का एलिमेंट है कुछ भी ए बी सी डी, बी में है ए बी सी डी ई एफ, तो यहां हम कह सकते हैं ए का टोटल एलिमेंट बी में है, मतलब ए सबसेट बी। अब दूसरा उदाहरण मान लो ए बराबर है 2 4 6 8 10 12 और बी बराबर है 4 8 10। इस बार देखो तो बाबू, क्या ए का टोटल एलिमेंट बी में है कि बी का टोटल एलिमेंट ए में है? सिंपल सा बात है, बी का टोटल एलिमेंट ए में है, तो हम यहां पर कहेंगे कि बी सबसेट ए है। क्या है? बी सबसेट ए है। अब बड़ा एक ट्विस्ट वाला बात करते हैं। तीसरा उदाहरण मान लो ए बराबर है ए बी सी डी, मतलब गौर करने वाली बात है कि सेट ए में कितना एलिमेंट्स है? 4, ए बी सी डी। एंड बी में भी हम 4 एलिमेंट लिख रहे हैं, बी ए सी डी, या यहां डी और यहां हम सी। अब आप देखिए ए का टोटल एलिमेंट बी में है कि बी का टोटल एलिमेंट ए में है, तो दोनों बातें हैं। ए का टोटल एलिमेंट चारों एलिमेंट बी में है या कहो सर बी का भी टोटल एलिमेंट ए में है। तो जब ए का टोटल एलिमेंट बी में है तो हम यहां लिख सकते हैं ए सबसेट बी। तो कहो सर रुकिए, अभी और भी बात लिखना पड़ेगा। ए का टोटल एलिमेंट बी में है इसलिए हमने लिख दिया ए सबसेट बी, बी का टोटल एलिमेंट ए में है इसलिए हमने लिख दिया बी सबसेट ए। और जहां पर ए सबसेट बी और बी सबसेट ए दोनों हुआ तो उससे एक रिजल्ट आ गया कि सेट ए और सेट बी हूबहू सेम है, तो सेट ए इक्वल टू सेट बी। तो ये एक इक्वल सेट का डिफिनीशन हो गया। तो इक्वल सेट कब होगा जी? बराबर समुच्चय, बराबर समुच्चय। तो कहता है कि दो समुच्चय बराबर होते हैं, यदि दो समुच्चय ए और बी बराबर होते हैं, ए बराबर बी होता है, तो कब होता है? यदि ए सबसेट बी तथा बी सबसेट ए दोनों हो। ए सबसेट बी तथा बी सबसेट ए दोनों हो। कहीं भी ए सबसेट बी और बी सबसेट ए लिखा हुआ है, समझ जाइए आपको इशारा मिल गया कि ए इक्वल टू बी लिख सकें। ओके, ठीक। थोड़ा सा और बात करते हैं, एक मिनट। अभी तक जो हम लोग सबसेट से पहले कुछ टाइप्स पढ़े उसमें कुछ बातों को कर लेते हैं। अच्छा एक मिनट, एक उदाहरण और। मान लीजिए सेट ए बराबर है 2 3 4, फिर खुद उसी सेट को दोबारा लिखिए ए बराबर 2 3 4। तो हम कह सकते हैं सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट ए खुद में होता है, इसलिए ए सबसेट ए।
मतलब एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला है, वीवीआई पॉइंट है कि दुनिया का कोई भी सेट, कोई भी समुच्चय स्वयं के साथ सबसेट होता है। मतलब प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। Each set is subset of itself. Each set is subset of each set. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भी सेट स्वयं के साथ क्या होता है, तो स्वयं के साथ सबसेट होता है। एक बात। अब थोड़ा सा और बात करते, सबसेट पढ़ने से पहले आपने क्या क्या पढ़ा टाइप में? तो एक पढ़ा इम्पटी सेट। इम्पटी सेट माने खाली, इसके लिए सिंबल दिए या तो सिर्फ फाई या मंझोली ब्रैकेट, खाली। उसके बाद पढ़ा है सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय जिसमें एक अवयव रहे। उसके बाद पढ़े थे पेयर सेट, जोड़ा युग्म समुच्चय जिसमें दो अवयव रहे। उसके बाद पढ़े थे फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड हो, निश्चित हो, परिमित हो, पता हो, काउंटेबल हो। उसके अलावा और भी पढ़े, लेकिन और से मतलब नहीं है। सबसेट के अंदर 1, 2, 3, 4, इन चारों का मतलब है। सर कहाँ मतलब है? तो सबसेट को लिखने में। अब सबसेट को लिखने में कहाँ? तो देखिए मेथड ऑफ सबसेट अब हम आपको सिखा रहे हैं। सबसेट का कुछ मेथड है, सबसेट लिखते कैसे हैं ये चीज, और यहीं से धीरे 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 आपको रिलेशन वाले टॉपिक पे पहुंचते जाएंगे। मेथड ऑफ सबसेट, जैसे आज अब हम लोग सीखने वाले हैं, सबसेट तो सीख गए, अब सबसेट लिखेंगे कैसे। जैसे कोई सेट आपको दिया हुआ है और उस सेट का आपको सबसेट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करिए। जैसे पहला मान लीजिए सेट ए में है आपके पास दो अवयव या तीन अवयव, ए या चार अवयव से चलिए आसान होगा, बड़ा वाला ए बी सी डी। सेट ए में मान लो 4 एलिमेंट्स है। ये जो सबसेट हम लिख रहे हैं विद्यार्थी, ये रिलेशन का टॉपिक शुरू होगा धीरे धीरे। सबसेट लिखना नहीं आएगा, रिलेशन नहीं लिख पाइएगा, नहीं समझ पाइएगा। सबसेट लिखना आ जाएगा, रिलेशन लिख भी लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा। तो मान लीजिए सेट ए में है 4 एलिमेंट्स, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। अब हम बोले ए का सबसेट लिखना है। ये जो सेट ए हमने लिखा है उस ए का सबसेट, तभी अभी पढ़ा रहे थे कि इससे पहले आप लोग कितने चीजों को पढ़े। तो एक पढ़े थे आप इम्पटी सेट, फिर एक पढ़े सिंगलटन सेट, फिर एक पढ़े विद्यार्थी पेयर सेट, और एक पढ़े फाइनाइट। तो करना क्या है ना, किसी भी सेट को, जो सेट आपको दिया हुआ है उस सेट का यदि आपको सबसेट लिखना है तो करिए क्या कि सबसे पहले इम्पटी सेट लिखिए। इम्पटी सेट माने फाई। मतलब सर क्या फाई उसका सबसेट होता है? हाँ जी, फाई इम्पटी सेट जो होता है ना, प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ ईच सेट। सबसे पहले फाई लिखना है, फाई लिखा गया, इम्पटी लिखा गया। उसके बाद सिंगलटन पे आते हैं। तो सिंगलटन का मतलब हुआ इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स है विद्यार्थी, उन सारे एलिमेंट्स का सिंगल सिंगल करके लिखना है। जैसे ए है, बी है,
सी है और डी है, तो उसका सिंगल, ए का सिंगल मंझोली ब्रैकेट में ए, बी का सिंगल मंझोली ब्रैकेट में बी, सी का सिंगल मंझोली ब्रैकेट में सी, फिर डी, मतलब ये सब भी उसका सबसेट है। फिर अब पेयर लिखना है, पेयर मैंने जोड़ा दुद्दू गो का, तो ये 4 गो में दुद्दू गो बनाना है, कैसू बना दीजिए, लेकिन अब इसमें तरीका बताते हैं तो मिस्टेक कम होगा। सबसे पहला एलिमेंट को पकड़िए ए को, और ए के साथ आगे के जितने भी एलिमेंट्स है, पीछे से मतलब मत रखिए, आगे के मतलब रखिए, आगे से, तो आगे के जितने भी एलिमेंट्स है सबके साथ जोड़ा बनाइए पेयर। तो ए का बी से, कॉमा ए का सी से, कॉमा ए का डी से, ए का बी से, ए का सी से, ए का डी से। ऐसे में कभी ना मिस्टेक नहीं होता है। जब ए का सबके साथ हो गया, ए का बी से, ए का सी से, ए का डी से, तो अब ए का छोड़ दीजिए, अब अगला सेकंड पकड़िए बी। अब पीछे नहीं मुड़ना है, बी का सी से और बी का डी से पेयर बनाइए, तो हो जाएगा अगला बी कॉमा सी, और बी कॉमा डी, बी का पेयर बना दिए सभी से। बी का हो गया तो सी से पेयर बनाइए, और पीछे नहीं जाना है, पीछे नहीं जाना है, तो बताओ सी का किससे पेयर बनाएंगे, डी से, हो गया। अब सी का हो गया तो अब अगला डी का, तो डी का आगे तो कोई है नहीं तो पेयर नहीं बनेगा, तो पेयर सेट हो गया। अब फाइनाइट में समझिए, सबसे पहले हम लोग लिखे 0 एलिमेंट वाला इम्पटी सेट, उसके बाद इस सेट से जितना भी सिंगल सिंगल वाला बना सके बना दिए, पेयर वाला बना सके बना दिए, मतलब 0 एलिमेंट वाला, 1 एलिमेंट वाला, 2 एलिमेंट वाला। अब बारी किसकी, तो 3 एलिमेंट वाले का। तो यहाँ टोटल है आपके पास 4 एलिमेंट, ए बी सी डी। अब इनकी मदद से 3-3 एलिमेंट का जितना आप बना सकते हैं बनाइए। तो सर सिंपल सा बात है, एक बार डी गायब कर देंगे तो 3 गो का बन जाएगा, एक बार सी गायब कर देंगे तब 3 गो का बन जाएगा, एक बार बी गायब कर देंगे तो 3 गो का बन जाएगा, एक बार ए गायब कर देंगे 3 गो का बन जाएगा। इतना ही तो बनेगा 3 गो वाला। तो डी हटा करके ए बी सी, फिर सी हटा करके ए बी डी, फिर बी हटा करके ए सी डी, फिर ए हटा करके बी सी डी, 3 गो वाला हो गया। सबसे पहले इम्पटी मतलब 0 एलिमेंट वाला, फिर सिंगलटन मतलब सिंगल सिंगल एलिमेंट वाला जितना बन सके इस सेट के अवयवों से, फिर पेयर वाला, फिर ट्रिपल वाला, फिर 4 वाला। तो 4 एलिमेंट है ये, तो 4 वाला तो वही खुद दे रह जाएगा, ए बी सी डी। तो ये पूरा हो गया कौन, यहां से लेके यहां तक, ये जो बॉक्स के अंदर है ये सारा का सारा सेट ए का सबसेट है। और यहाँ पे टोटल 16 आया होगा। सर कैसे, पहले गिन तो लो 16 है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। सर कैसे काउंट होगा, काउंट होता है सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं उसे 2 के पावर में रख देना है n के जगह पर। तो यहाँ सेट ए में 4 एलिमेंट है, तो यहाँ n के जगह 4 रख देंगे तो 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 का मतलब हुआ 2 को 4 बार गुना करना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16। तो ये हो गया आपका 16, ये सही सलामत है। एक और उदाहरण देखते हैं अच्छे से, क्योंकि जब तक आपको सबसेट लिखना नहीं आएगा ना तब तक आप रिलेशन नहीं बना सकते हैं। जैसे सेट बी बराबर मान लो इस बार 3 एलिमेंट है,
2 4 5, ये 3 एलिमेंट्स है। तो इसका सबसेट लिखेंगे, बी का सबसेट। तो अभी हमने बताया कि सबसेट जब लिखना है तो सबसे पहले इम्पटी 5, उसके बाद इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका सिंगल सिंगल, 2 का, 4 का और 5 का। तो 2 का सिंगल, 4 का सिंगल और 5 का सिंगल, सिंगल हो गया। अब सबका पेयर, तो पेयर बनाने के लिए 2 को पकड़िए पहला टर्म को और आगे वाले से पेयर बनाइए। जब 2 का बन जाए तो फिर 4 को आगे वाले से, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, फिर 5 का आगे वाले से, ऐसे करके एज पॉसिबल है, जितना भी संभव है वो सारा आपको लिखना है। तो 2 का 4 से पेयर बनाए, फिर 2 का 5 से पेयर बनाए, फिर 4 का 5 से पेयर बनाए, पेयर बन गया। अब ट्रिपल ट्रिपल, तो ट्रिपल तो अकेले है, 2 4 5 हो गया। ये हो गया बी का सबसेट। सर कैसे, गिन लीजिए, कम या ज्यादा? 8 आएगा। क्यों? क्योंकि सेट बी में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा 2 के पावर n, मतलब 2 के पावर 3। 2 को 3 बार गुना करो, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, दूनी 8। देखो 8 एलिमेंट है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और उदाहरण देखिए, लेट सी बराबर, इस बार 2 एलिमेंट रख रहे हैं, 5 8। तो हम सी का सबसेट लिखेंगे तो सबसे पहले इम्पटी 5, उसके बाद सबका सिंगल सिंगल, तो 5 8, फिर डबल, तो 5 8। बस यहाँ पे टोटल 2 एलिमेंट है तो हो जाएगा 2 के पावर n, मतलब 2 के पावर 4, सॉरी 2 मिला के 4, देखिए 1 2 3 4। तो सबसेट भी लिखना सीख गए और उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना सीख गए। तो एक चीज अब समझते हैं, फॉर्मूला आ गया कि यदि किसी सेट में n अवयव हो तो उस सेट में उस सेट के उप समुच्चयों की कुल संख्या बराबर 2 के पावर n। जैसे मान लो सेट ए में है 2 4 6 8 10, टोटल कितना एलिमेंट? 5। तो हम बोले ए के सबसेट्स की कुल संख्या, ए के सबसेट्स की कुल संख्या, तो हो जाएगा 2 के पावर 1 2 3 4 5, 5 मिला के 32। 2 को 5 बार गुना करिएगा तो 32 आएगा। तो उम्मीद करते हैं सबसेट समझ में आ गया होगा, नंबर ऑफ सबसेट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। पावर सेट, शक्ति समुच्चय, जरूरत नहीं है रिलेशन के अंदर, लेकिन एक टर्म ये है, समझा दे रहे हैं समझना। जैसे एग्जाम्पल पहले समझाते हैं। सेट ए में कुछ एलिमेंट है, मान लो 1 2 3। तो ए का सबसेट लिखिए, ए का सबसेट। तो सबसेट लिखने में सबसे पहले तो इम्पटी सेट 5, उसके बाद इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका सिंगल सिंगल, सिंगल सिंगल बोलने का मतलब 1 2 3। फिर सबका पेयर, जोड़ा, तो 1 का 2 से,
फिर 1 का 3 से, फिर 2 का 3 से, फिर ट्रिपल 1 2 3। ये हमने लिखा ए का सबसेट। अब ए का जब सबसेट लिख दिए, फिर से हम इसी चीज को लिख रहे हैं सबसेट को, 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। ये जो हम लोग ए का सबसेट लिख दिए, तो इसी में एक और मंझोली ब्रैकेट लगा दो, मतलब एक और सेट लगा दो। मतलब ये हो गया ए के सबसेट का सेट, ए के सबसेट का सेट। तो इसी को कहते हैं पी ए, पावर सेट ऑफ ए। समझ में आ गया होगा पावर सेट मतलब कोई सेट का पावर लिखना है, पावर सेट, तो उसका सबसेट लिख के सिर्फ मंझोली ब्रैकेट लगा दीजिए। तो एक बात और समझ में आ रहा होगा कि ए का जय वो सबसेट रहेगा, उतना ही उस पावर सेट में एलिमेंट रहेगा। मतलब ए के सबसेट्स की संख्या, ए के सबसेट्स की संख्या बराबर पावर सेट ऑफ ए पीए में अवयवों की संख्या। ओके, कैसे समझना? यदि ए, अब इसका डिफिनीशन, ए कोई समुच्चय हो तो ए के सबसेट के सेट को पावर सेट कहते हैं। ओके, और इसे पी ए से सूचित करते हैं। क्लियर है? तो पावर सेट समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब हम लोगों को पढ़ना है ऑपरेशंस ऑन सेट्स, समुच्चयों पर क्रियाएं, ऑपरेशंस करना है। तो ऑपरेशंस कैसे होगा? तो दो तीन बातें हैं, समुच्चयों को यूनियन करना, समुच्चयों का इंटरसेक्शन करना, समुच्चयों को घटाना, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ओके, हम लोग देख रहे थे यूनियन ऑफ टू सेट्स और इंटरसेक्शन, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन में हम लोग देख रहे हैं बाबू यूनियन ऑफ टू सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। सेकंड में है इंटरसेक्शन। अभी देखिए यूनियन, यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का सम्मिलन। अब दो समुच्चयों का सम्मिलन क्या, डिफिनीशन से हमें मतलब नहीं है, इसका फाइनल मैथ के अंदर अर्थ से मतलब है। तो दो समुच्चयों, तो सबसे पहले मान लीजिए सेट ए में कुछ एलिमेंट है 1 2 3, सेट ए में कुछ एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट रख लिए 2 3 4 5। ओके, सेट ए में एलिमेंट 1 2 3, सेट बी में 2 3 4 5। तो इसका जो यूनियन है ना, आप उसे लिखेंगे ए और बाद बड़की यू टाइप से देंगे, और बी पढ़ेंगे ए यूनियन बी। तो शुरू में ए है, तो ए के स्थान पर 1 2 3, यूनियन बी है तो बी के स्थान पर 2 3 4 5। और यूनियन में क्या होता है ना विद्यार्थी, मिले या ना मिले, ए वाला टोटल बी वाला टोटल सब लिखना है, मिलने वाला भी और नहीं मिलने वाला भी। तो पहले सेट ए वाला टोटल लिख लो 1 2 3, फिर सेट बी वाला भी लिख लो, तो सेट बी वाला 2, तो 2 तो लिखा चुका है, फिर 3 3 भी लिखा चुका है, 4 तो 4 नहीं लिखाया तो 4 लिख देंगे, 5 नहीं लिखाया है तो 5 लिख देंगे। तो इस टाइप से ए यूनियन बी में
ए वाला भी टोटल आ गया, बी वाला भी टोटल आ गया, और जो दोनों में कॉमन है वो भी, नई कॉमन है वो भी। अब कौन सर बी यूनियन ए क्या होगा? तो सब कंसेप्ट कहता है कि चाहे आप ए यूनियन बी करो, चाहे आप बी यूनियन ए करो, दोनों सेम आता है। तो बी यूनियन ए, तो पहले बी है तो बी के स्थान पर 2 3 4 5, यूनियन ए के स्थान पर 1 2 3। अब यूनियन में क्या हमने बोला कि जो मिले या ना मिले सब लिख देना है। पहले ये वाला है तो ये लिख दो 2 3 4 5, फिर इसका वाला 1 2 तो 2 लिखा चुका है, 3 तो 3 लिखा चुका है, बंद। इसे सरिया के लिख दोगे तो 1 2 3 4 और 5। तो इस टाइप से आप पाओगे कि चाहे आप ए यूनियन बी निकालो विद्यार्थी, चाहे आप बी यूनियन ए निकालो, दोनों सेम। मतलब यूनियन में ऑर्डर से मतलब नहीं है, कहने का मतलब है ए यूनियन बी निकालो विद्यार्थी या बी यूनियन ए निकालो विद्यार्थी, दोनों सेम होगा। और यूनियन में क्या करना है, ए यूनियन बी या बी यूनियन ए में ए वाला टोटल, बी वाला टोटल, मिले वाला नहीं मिले वाला सब। जैसे एक और एग्जांपल, मान लीजिए सेट पी में कुछ एलिमेंट है ए बी सी डी, क्यू में कुछ एलिमेंट है ए बी 1 2 3, तब पी यूनियन क्यू करो बाबू या क्यू यूनियन पी। तो यूनियन में क्या बोले, पी यूनियन क्यू या क्यू यूनियन पी में, तो कुछ नहीं, सीधा जो टोटल है सब लिख दो। पी वाला टोटल ए बी सी डी, कॉमा क्यू वाला टोटल, तो क्यू वाला ए लिख चुके हैं, बी लिख चुके हैं, तो बचा 1 2 3। तो ये हो गया पी यूनियन क्यू या क्यू यूनियन पी। तो इस टाइप से ये दो सेट का यूनियन आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं इंटरसेक्शन पे। दो सेट का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन निकलना, मतलब जो दोनों में कॉमन रहे। जैसे समझिएगा, सेट ए में मान लीजिए ए बी सी डी लिख दिए, सेट बी में लिख दिए सी डी ई एफ। तो इंटरसेक्शन यूनियन में बताए थे इस टाइप का सिंबल कैपिटल यू, इंटरसेक्शन में सिंबल होता है उसी का उल्टा यू का, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये ऐसे। तो इसे पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में जो दोनों में कॉमन रहे वो ऐसे होता क्या है, पहले ए है तो ए लिखिए, करना कैसे कैसे है, जो ए बी सी डी। इंटरसेक्शन बी है तो बी लिखिए सी डी ई एफ। और चूंकि बीच में ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में मिले, कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन कौन है, क्या ये ए दोनों में है, इसमें नहीं है तो ए नहीं लिखाएगा, बी इसमें है नहीं है तो नहीं लिखाएगा, सी इसमें है लिखाएगा, डी इसमें है लिखाएगा। तो सी और डी, मतलब इंटरसेक्शन में क्या है ना, दोनों में कॉमन। और इतना ही आएगा बी इंटरसेक्शन ए। तो उम्मीद करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन समझ गए होंगे। यूनियन में क्या है कि सेट ए और सेट बी का जब आप यूनियन कर रहे हैं तो सेट ए वाला भी टोटल लिख देना है, सेट बी वाला भी टोटल लिख देना है। इंटरसेक्शन में और मिलने वाला भी और नहीं मिलने वाला भी। और इंटरसेक्शन में क्या है कि ए और बी दोनों में जो मिले, जो कॉमन हो, सिर्फ और सिर्फ उसी को लिखना है। तो यूनियन समझ में आ गया, इंटरसेक्शन समझ में आ गया। अब समझते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का अंतर, घटाव, बड़ा कायदे का चीज है। ये सब कुछ बेसिक चीजें हम समझा रहे हैं, हालांकि हमें तो पढ़ना है और पढ़ाना है रिलेशन, तो बातें आएंगे धीरे धीरे उसी पे।
लेकिन रिलेशन से रिलेटेड जो कुछ बेसिक है ना वो सारा चीज दे रहे हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का अंतर, उदाहरण से ही समझते चल जाइए। जैसे सेट ए में मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, और सेट बी में कुछ एलिमेंट्स है 3 5 7 9, और भी डाल सकते हैं। तब जाके डिफरेंस निकालना है तो आप a माइनस बी निकाल सकते हैं, b माइनस सी निकाल सकते हैं, दोनों अलग अलग आएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे a यूनियन b हुआ और b यूनियन a दोनों सेम, तो वैसे ही a माइनस बी और b माइनस ए सेम नहीं, अलग अलग आएगा। कैसे आएगा समझते हैं। ऐसे a माइनस बी का अर्थ होता है a का वह वाला अवयव जो b में ना हो, मतलब इसमें केवल a वाला आंसर में आएगा, b वाला हटा के। कैसे आता है समझते हैं। अभी जो बोले होंगे हो सकता है समझ में नहीं आ रहा होगा बात, लेकिन अभी जस्ट उदाहरण देंगे तो समझ में आएगा। पहले a है तो सेट a वाला लिख दो, 1 2 3 4 5, माइनस तो माइनस दे दिए। फिर b है तो b वाला एलिमेंट लिख दो, 3 5 7 9। अब जब दोनों को घटा रहे हैं ना, तो इस शुरू वाला का वह अवयव आंसर में लिख दीजिए जो इसमें नहीं नजर आए। जो नजर आ गया, जैसे 3 नजर आ रहा है तो कट गया, 5 नजर आ गया तो कट गया, तो बचा कौन कौन, 1 2 4 बस। तो कहो सर इसका वाला भी 7 और 9 बचा हुआ, इसका वाला लिखना नहीं है। माइनस की इधर वाला लिखने के लिए सेट में नहीं आता है, सिर्फ कटने के लिए आता है, घटने के लिए आता है, आप ऐसे समझ लो। फिर से बात करते हैं, इस शुरू वाला का ही वो अवयव लिखेंगे जो इसमें न हो। जैसे ही एक यहां लिखा जाएगा यदि इसमें नहीं रहेगा, तो कौन सर एक इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा तो नहीं लिखाएगा। तो एक चूंकि इसमें नहीं है तो एक यहां लिखा जाएगा, बी इसमें नहीं है तो बी लिखा जाएगा, सॉरी एक दो, बी नहीं दो, 3 इसमें है तो कट गया, 4 इसमें नहीं है तो 4 लिखा जाएगा, 5 इसमें है तो 5 कट जाएगा, बस आंसर हो गया। इसका मतलब हुआ a माइनस बी में जो रिजल्ट आएगा वो a का ही अवयव रहेगा, वो b का नहीं रहेगा। तो a का वह अवयव रहेगा जो b में ना हो। तो उसी टाइप से b माइनस ए, ये जो b माइनस ए हम कर रहे हैं तो b माइनस ए माइनस बी का अर्थ हुआ a का वह अवयव जो b में ना हो। तो b माइनस ए का मतलब b का वह अवयव जो a में ना हो। तो b माइनस ए, पहले b है तो b के स्थान पर b का वैल्यू रख दो, 3 5 7 9, माइनस ए के स्थान पर 1 2 3 4 5। अब यहां शुरू में है 3 5 7 9, तो इसी में से कोई ना कोई आंसर आएगा, वो वाला यहाँ आंसर लिखाएगा जो उसमें नहीं रहे। जैसे ये 3 यहाँ 3 कट गया, 5 यहाँ से 5 कट गया, 7 और 9 नहीं कट रहा है, तो आंसर में 7 और 9 लिख देंगे। हालांकि ये जो काटे हैं ना विद्यार्थी, काटना नहीं है, वो तो हम सिर्फ समझाने के लिए काटे हैं, आप लोग काटेंगे नहीं। ठीक, अब जैसे ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा, मान लीजिए P बराबर कुछ एलिमेंट है A B C D और E, Q बराबर है A E I O U। तब जाके P माइनस Q यदि आपको निकालना है तो क्या होगा, तो P माइनस Q, पहले P है बाद में Q है, तो पहले P के स्थान पर P का वैल्यू लिख देंगे, A B C D E, माइनस Q के स्थान पर A E I O U। अब घटाइए, तो घटाने में करना क्या, इसका पहला टर्म A है, A यहां से यहां कट गया, B नहीं कट रहा है,
तो इसका वाला जो नहीं कटेगा वो लिखाएगा बी। सी नहीं कट रहा है तो सी लिखाएगा। डी नहीं कट रहा है तो डी लिखाएगा। ई कट गया तो नहीं लिखाएगा। बस। तो कहो सर इधर भी तो बचा हुआ है कटने से, तो इधर वाला नहीं लिखना है। P माइनस क्यू है तो P वाला लिखना है। एंड Q माइनस P यदि करें तो इस बार पहले Q है तो Q वाला वैल्यू रखो, A E I O U, माइनस P तो P वाला वैल्यू रखो A B C D E। अब दोनों को घटा रहे हैं तो यहाँ A से A काट दो, E से E काट दो। अब I O U इसमें नहीं है तो E वाला लिखा जाएगा, I O U। हो गया Q माइनस P। तो ये हो गया दो समुच्चयों का डिफरेंस। ओके, तो उम्मीद करते हैं डिफरेंस भी समझ में आया होगा। अब समझना है यूनिवर्सल सेट, समष्टीय समुच्चय। ओके, यूनिवर्सल सेट कहते किसको हैं? तो कहता है कि बहुत सारे सेट में एक सबसे बड़ा वाला ऐसा सेट जिसका सबसेट बाकी हो। जैसे समझना, मान लो A बराबर है 1 2 3, B बराबर है 2 3 4 5, C बराबर है 1 3 5 7, D बराबर है 5 6 7 8 और E बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वगैरह वगैरह। अब इसमें देखिए, कोई एक ऐसा सेट जो सबसे बड़ा हो और ऐसा बड़ा हो कि बाकी अदर जो सेट है उसका सबसेट हो जाए। जैसे यहाँ पर E सबसे बड़ा है और E का सबसेट है A B C D। वो कैसे? देखो, A का टोटल एलिमेंट B में है 1 2 3, 1 2 3, मतलब यहाँ पर A जो है सबसेट है E के। B भी सबसेट है E का, B का टोटल अवयव 2 3 4 E में है। E का टोटल अवयव B में नहीं है, लेकिन B का टोटल अवयव E में है तो B सबसेट E। C का भी टोटल अवयव E में है तो C सबसेट E। D का भी टोटल अवयव E में है तो D सबसेट E। तो जब यहाँ पर एक सेट E ऐसा है जिसका बाकी सब सबसेट है तो E को कहेंगे यूनिवर्सल सेट। क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट, समष्टीय समुच्चय। समष्टीय, ठी नहीं है, ठ नहीं है, ट है, ट, समष्टीय समुच्चय। ओके, अब इसी में अब कॉम्प्लीमेंट समझ जाइए जो अगला पेज में है, यहीं पे हम समझा दे रहे हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। तो जब E यूनिवर्सल सेट हो गया तो बाकी जो A B C D हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट, A का कॉम्प्लीमेंट A के ऊपर डैश या A के ऊपर C लिखते हैं, B का कॉम्प्लीमेंट B के ऊपर डैश या B के ऊपर छोटी वाली C लिखते हैं। ठीक, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इन चीजों को। ठीक, फिर C का कॉम्प्लीमेंट तो C के ऊपर डैश या C के ऊपर स्मॉल c लिखते हैं। D का कॉम्प्लीमेंट D के ऊपर डैश या D के ऊपर C लिखते हैं। तो ये हो गया A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट, D कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना तो उसे E में घटाते हैं, E माइनस A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो E माइनस A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो E माइनस A।
अब e माइनस 1 कर रहे हैं तो पहले e वाला लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब माइनस a वाला लिख दो, 1 2 3। अब 1 2 3 से 1 2 3 कट गया, तो इसमें बच गया आपका, जानते हैं, 4 5 6 7 8 9। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। यदि बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसको यूनिवर्सल सेट ई में घटा दीजिए, ई माइनस बी। ई के स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब माइनस बी, बी के स्थान पर 2 3 4 5। अब 2 3 4 5 से 2 3 4 5 काट दो तो बच जाएगा आपका 1 6 7 8। ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। तो वैसे ही सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अरे जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उन्हें उससे यूनिवर्सल सेट में घटाओ, तो ई माइनस सी। तो ई का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे 8 तक लिखे, इसमें 9 भी है बाबू, 13 में एगो 9 बढ़ जाएगा, यहाँ 9। तो यहाँ पर अब माइनस सी, तो सी का वैल्यू 1 3 5 7। तो 1 3 5 7 से 1 3 5 7 कट जाएगा तो बचेगा 2 4 6 8 9। अरे सीधा जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना उसको यूनिवर्सल सेट में घटा दो। डी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ई माइनस डी कर दो। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो यूनिवर्सल सेट हो गया। अच्छा, यूनिवर्सल सेट को जनरली सिंबल में ई से तो सूचित करते ही हैं, इसके अलावा बड़की यू से, इसके अलावा एक्स से, इन सब चीजों से यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं। तो यूनिवर्सल समझ गए, कॉम्प्लीमेंट समझ गए जो कि यहां था। अब मेन चीज शुरू होगा, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। और मेन यहीं से रिलेशन का टॉपिक शुरू होता है। ओके, तो हम एक क्लास का और वीडियो बना देंगे जिसमें कि आपका कंप्लीट ये थ्योरी कवर हो जाए, कार्टीजन प्रोडक्ट, उसके बाद देखिए रिलेशन शुरू हो गया। ओके, तो आज का क्लास यहीं तक रहने दे रहे हैं, बाकी अगले क्लास में कंप्लीट थ्योरी।